Good afternoon, everyone. हेलो, बेटा आवाज़ आ रही है? कमेंट करिए एक बार। आवाज़ ठीक आ रही है? हेलो। नमस्कार। मोहित शर्मा इधर भी है। मोहित, आवाज़ आ रही है क्या? साक्षी। ओके ओके। ज्वाइन करिए बेटा फटाफट। बेटिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं आपकी। आपको कॉपी लेकर बैठना है, कॉपी पेन लेकर बैठिए। नोट करिए जो भी टॉपिक कराते हैं। आपको पीडीएफ भी सेंड करेंगे। नोट्स के रूप में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं आपकी। सबको रेगुलर ज्वाइन करना है। अपने और भी जो साथी हैं उनसे बोलिए रेगुलर क्लास लें। आज हम बेटा बॉटनी की क्लास लेंगे पहले। ग्रुप में सिलेबस सेंड किया था बच्चों। आपने देखा ग्रुप में सिलेबस? सेकंड सेमेस्टर का बॉटनी और जूलॉजी दोनों सिलेबस आपको सेंड किए हुए हैं। सिलेबस बेटा यूनिवर्सिटी इंग्लिश में ही देती है। उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे हिंदी में। सिलेबस इंग्लिश में होता है। आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसको हिंदी में समझाएंगे। जो भी वर्ड है हिंदी में इंग्लिश में दोनों में ही आपको समझाएंगे। एक बेटा बायो में आपको इंग्लिश का तो यूज करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा ये ध्यान देना है। 11वीं क्लास से ही मैं बच्चों को बोल देता हूँ, जो बच्चे 11वीं क्लास से होते हैं बायो में आते हैं, बायो लेते हैं। इंग्लिश से परहेज नहीं करना है। इतना जानना, डीपली नहीं जाना है इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश से परहेज नहीं करना है। वर्ड पावर आपको आना चाहिए। इंग्लिश की वर्ड पावर आपको पता होना चाहिए कि इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं, हिंदी में ये बोलते हैं। पेपर बाई लैंग्वेज होता है, दोनों लैंग्वेज में होता है। पढ़ोगे हिंदी में, लिखोगे हिंदी में, लेकिन जानना वर्ड पावर आपको इंग्लिश में भी है। कि कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है, तो उसका इंग्लिश वर्ड क्या है वो आपको जल्दी याद होगा। वो याद भी जल्दी होगा और वो आपके दिमाग में रहेगा। सिलेबस इंग्लिश में है अपना पूरा। कल आपने देखा था कि बॉटनी में अपना क्या है,
एक तो था सेल बायो, एक मॉलिक्यूलर बायो। कल बच्चे कम थे बॉटनी क्लास में, इसलिए थोड़ा रिपीट कर रहे हैं कल की क्लास का, ठीक है। और तीसरा था उसमें जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, सेल बायो, मॉलिक्यूलर बायो एंड जेनेटिक्स। यहाँ पर बेटा 4 सेक्शन है। सेक्शन ए और बी, A+B सेक्शन सेल बायो है, सेक्शन सी मॉलिक्यूलर बायो है और सेक्शन डी जेनेटिक्स है। 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग अपन करेंगे सेल बायो से। सेल बायोलॉजी कल हमने स्टार्ट की थी। कोशिका विज्ञान, क्या बोलते हैं इसको बेटा? कोशिका विज्ञान। यह है कोशिका विज्ञान। मॉलिक्यूलर बायो, ये मॉलिक्यूलर बायो है जैविक विज्ञान। जैविक यानी जिसमें जैव अणुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। एक जैविकी है या फिर जैविकी भी कह सकते हैं इसको, जैविकी। मॉलिक्यूलर बायो जिसमें जैव अणुओं का, जीवों के अंदर जो अणु पाए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, लाइक ए DNA। जेनेटिक्स आनुवंशिकी, आनुवंशिकी, ठीक है। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। कल भी हमने स्टार्ट किया था सेल बायो। सेल बायो में सबसे पहले हम देखते हैं सेल या कोशिका। कोशिका क्या है? कल हमने कोशिका को डिफाइन किया था। कोशिका जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जीव की संरचनात्मक, जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, एवं क्रियात्मक इकाई है। जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा ये बताया था आपको कि ये जीव की मूलभूत इकाई है, जीव की मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट। यानी प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना है, प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना है। तीसरा देखिए, जीव की सबसे छोटी इकाई है, जीव की सबसे छोटी इकाई है। किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। बहुत से जीव तो ऐसे होते हैं जो एक ही कोशिकीय होते हैं, है बेटा। बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो एक ही कोशिकीय होते हैं। तो एक कोशिकीय कौन से होते हैं? एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? लाइक के जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, यीस्ट, कवकों में यीस्ट एक कोशिकीय है। शैवालों में हम देखें तो क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ये सारे एक कोशिकीय हैं, एक कोशिकीय जीव है। मतलब चाहे जितने भी विकसित जंतु हैं, विकसित पौधे हैं, बने कोशिका से ही हैं। सबकी संरचना किससे हुई है? कोशिका से हुई है। और सभी के अंदर जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती है या कोशिका में ही संपन्न होती है, ठीक है। तो कोशिका एक बेस है बायो का। कोशिका न केवल हमारे बॉटनी के लिए, जूलॉजी के लिए, दोनों में हम सेल बायो पढ़ते हैं। पौधों के संदर्भ में भी हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, जंतुओं के संदर्भ में भी कोशिका का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। जो क्रियाएं कोशिका में हो रही है वो सभी में हो रही है, चाहे वो पौधे हो चाहे जंतु हो। कुछ क्रियाओं को छोड़कर, जैसे आप जानते हो पादप कोशिका में हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, वहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन जंतु कोशिका में वो नहीं होता है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, क्लोरोफिल भी नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ क्रियाओं को छोड़कर मोस्टली क्रियाएं सेम है, ठीक है। कोशिकाओं में जो क्रियाएं होती हैं, जो जैवाणु होते हैं, हम जानते हैं अमीनो अम्ल सभी में पाए जाते हैं, सभी में एक जैसे अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जीवाणु से लेकर मानव तक जितने भी अमीनो अम्ल हैं सभी में एक जैसे हैं। तो ये निश्चित है कि कोशिका से स्टार्टिंग हुई है जीव की। जीव की जो स्टार्टिंग हुई है वो कोशिका से हुई है,
ठीक है बेटा। अब बात करते हैं कि ये कोशिकाएं बहुत से कोशिका के आधार पर संगठन कैसे होता है। संगठन अगर अपन देखें कि संगठन देखते हैं, देखिए जीवों का संगठन, जीवों का संगठन कोशिका के आधार पर बहुत से जीव तो ऐसे होते हैं जो कोशिकीय हैं, जैसा भी हमने देखा जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। कोशिका के समूह क्या होते हैं बेटा? ऊतक। कोशिका के समूह होते हैं ऊतक। ऊतकों के समूह होते हैं अंग। अंगों के समूह होते हैं अंगतंत्र। और अंगतंत्रों से मिलकर एक शरीर बनता है, एक लिविंग बॉडी बनती है, एक जीव बनता है पूरा। तो ये स्टेप देखिए आप, इसमें कितने स्टेप का संगठन है। नंबर 1 कोशिका, नंबर 2 ऊतक, नंबर 3 अंग, नंबर 4 अंगतंत्र और नंबर 5 शरीर। अब ये 5 स्तर तक का संगठन, 5 स्तर तक का संगठन एक विकसित जीव में पाया जाएगा। एक विकसित जीव में ये 5 स्तर का संगठन होगा। हम क्या हैं? हम विकसित प्राणी हैं, विकसित जंतु हैं, एक विकसित जीव है हम। तो हमारे अंदर ये पूरा संगठन है, हमारे अंदर पूरा संगठन है। यानी जो कॉर्डेटा संघ होता है, आपने पढ़ा होगा जूलॉजी में, कॉर्डेटा संघ। कॉर्डेटा संघ एक विकसित संघ है। कॉर्डेटा जो फाइलम होता है, कॉर्डेटा संघ एक विकसित संघ है। और सभी कॉर्डेटा संघ के जंतुओं का जो संगठन होता है वो अंगतंत्र स्तर का संगठन होता है। अंगतंत्र स्तर का संगठन सभी कॉर्डेटा संघ के प्राणियों का पाया जाता है। अब सभी प्राणियों का नहीं होता है। जैसा अपन मानते हैं कि बहुत से वैज्ञानिक ये कहते हैं कि भाई जो एक कोशिका के प्राणियों की जैसी संरचनाएं, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। हालांकि पंचजगत अवधारणा में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना को जीव ही माना गया है, लेकिन बहुत से वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि वो प्राणी है, प्राणी की तरह व्यवहार करते हैं। तो एक कोशिकीय प्राणी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। बहुकोशिकीय या फिर ऊतक स्तर के प्राणी पोरिफेरा संघ के प्राणी आ जाते हैं। ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि आगे के जो संघ है उनमें अंग स्तर तक के संगठन आ जाते हैं, जैसे प्लेटी हेलमिंथेज में आ जाते हैं। फिर आगे हम आएंगे एनेलिडा में अंगतंत्र स्तर का संगठन आ जाता है। तो इस तरीके से संगठन हुआ है। प्रत्येक जीव बना कोशिका से ही है। जीव की जो शुरुआत होती है वो कोशिका से होती है। जीव के जीवन का प्रारंभ कोशिका है। अब आप बताइए अपने जीवन का प्रारंभ कौन सी कोशिका है? अपने जीव के जीवन का प्रारंभ कौन सी कोशिका से होता है? वो होता है युग्मनज से। युग्मनज। हम जानते हैं हमारी प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। हमारे जीव के जीवन का आरंभ इस युग्मनज से हुआ है। इस युग्मनज से कैसे हम बने हैं, इस युग्मनज का निर्माण कैसे होता है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डेवलपमेंट बायोलॉजी में। डेवलपमेंट बायोलॉजी में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से ये युग्मनज बनता है और कैसे युग्मनज से एक नया जीव बनता है। तो ये जीव के जीवन की प्रारंभिक कोशिका है युग्मनज। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से बनता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक अगुणित जनन कोशिकाएं होती है, जिनसे एक द्विगुणित जनन कोशिका बनती है, जिसे युग्मनज कहते हैं। ठीक है बेटा। तो युग्मनज किसी भी जीव के जीवन की एक प्रारंभिक कोशिका, एक कोशिकीय संरचना है। आप ये मत मानिए कि इसमें 2n बराबर 46 है और नर युग्मक और मादा युग्मक से ये बना है, तो ये एक द्विगुणित संरचना है, द्विगुणित कोशिका है। ये एक कोशिका है। 2n का मतलब, द्विगुणित का मतलब होता है गुणसूत्र जोड़े में रहते हैं। हमारी प्रत्येक कोशिका के अंदर गुणसूत्र किस में है? जोड़े में है, पेयर में है। प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र है। केवल हमारे जो नर युग्मक मादा युग्मक है उनमें ही अगुणित जनन कोशिकाएं होती हैं, गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। आज आपने 12th बायो का पेपर देखा होगा। 12th बायो का पेपर, कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था जूलॉजी के अंदर, शुक्राणु जनन, शुक्र जनन। एक टॉपिक पढ़ा था कल हमने, शुक्र जनन। तो उस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया आज के 12th बायो के पेपर में कि जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका होती है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, हालांकि रिपीट करेंगे जूलॉजी की क्लास में इसको, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? हम जानते हैं शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका किसको कहा गया है? स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो वहाँ अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, 2n = 46। जो परिपक्वन प्रावस्था है वहाँ अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। जब द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनती है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है?
23, यानी केवल कंफ्यूजन के लिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाए इसलिए उसको इस तरीके से दिया है कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। ठीक है, तो प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। जो प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका होती है, जो स्टार्टिंग होती है, तो ये 46 ही गुणसूत्र होते हैं उसमें, वही होती है जो हर कोशिकाएं द्विगुणित है। ठीक है बेटा, तो कल हमने कोशिका के बारे में इस तरीके से स्टार्ट किया था। कल हम कोशिका का वर्गीकरण किया था लास्ट में, कि जो कोशिकाएं हैं वो किस तरीके से वर्गीकृत होती है। तो संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। संरचना के आधार पर जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इससे पहले एक टॉपिक और किया था कोशिका सिद्धांत का, वो मैं रिपीट कर देता हूँ। उस कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। पहली पॉइंट जो कोशिका सिद्धांत में दिया गया वो ये दिया गया था कि जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है, जीव की मूलभूत इकाई कोशिका है, यानी कोशिका को परिभाषित किया गया था कोशिका सिद्धांत में। दूसरा ये कहा कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पूर्व की कोशिकाओं से बनती है। जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पूर्व की कोशिकाओं से बनती है। हमारी जो पहली कोशिका बनी हमारे माता पिता की कोशिका से बनी, माता पिता की कोशिका उनके माता पिता की कोशिका से बनी। पहली जो कोशिका बनी वो कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिकों के संयोग से बनी। धीरे धीरे कोशिका विकसित होती गई, कोशिकाओं से ऊतक बने, ऊतकों से अंग बने, अंगों से अंगतंत्र बने, अंगतंत्र से एक पूरे जीव का निर्माण हुआ। तो हर तरह के जीव आज भी उपस्थित है, कुछ कोशिका स्तर के हैं, कुछ अंग स्तर के हैं, कुछ ऊतक स्तर के हैं। ठीक है, विकसित प्राणी अंग स्तर तक, अंगतंत्र स्तर के हैं। जैसे हम विकसित हैं, कोर्डेटा संघ की सभी प्राणी विकसित प्राणियों में आते हैं। कोर्डेटा संघ में 5 तरह के 5 वर्ग हैं, विकसित वर्ग हैं पांचों। पिसीज है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, ठीक है, एवीज है और मैमेलिया है। ठीक है बेटा, तो फिर एक बात और कहा गया कोशिका सिद्धांत में कि 1/3 कोशिकाएं नई बनती रहती है, पुरानी कोशिकाएं मरती रहती है। 1/3 कोशिकाएं मरती रहती है, नई बनती रहती है। तो कोशिका विभाजन लगातार जारी रहता है, जीव जब तक जीवित है कोशिका विभाजन जारी रहता है। ठीक है, तो देखिए कोशिकाओं को संरचना के आधार पर कल ये भी बताया था कि हमारे शरीर में बेटा 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती हैं। खरबों कोशिकाएं हैं, 10 खरब से भी ज़्यादा कोशिकाएं अपने शरीर के अंदर, और ये 1000 प्रकार की होती हैं। शेप एंड साइज के आधार पर देखें, गोलाकार कोशिका, अंडाकार कोशिका, शंकु के आकार की कोशिका, आयताकार कोशिकाएं, तरकू नुमा कोशिकाएं, ठीक है, सलाका कोशिकाएं, बेलनाकार कोशिकाएं, मतलब हजारों प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर हैं, कोशिकाओं के आकार के आधार पर। ठीक है, तो फिर अब इनको वर्गीकृत किस तरीके से करें, तो कोशिका को संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि जीवों के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको किस तरीके से वर्गीकृत करें। तो एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लिया है कि संरचना की जो प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, प्रोक का मतलब होता है प्राचीन, प्रोक का मतलब होता है प्राचीन कोशिकाएं, जो कोशिकाएं सबसे पहले बनी, जिनका सबसे पहले संगठन हुआ, यानी जो कोशिकाएं सबसे पहले बनी। हमने देखा कि मिलर ने बताया था कि कोशिका कैसे बनी है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिकों के सहयोग से। जो नील हरित शैवाल की कोशिका बनी जिसमें क्लोरोफिल था, उसने प्रकाश संश्लेषण भी किया, तो वो कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिकों के सहयोग से बनी, और उसमें क्लोरोफिल था, उसने प्रकाश संश्लेषण किया, भोजन बनाया। पृथ्वी पर सबसे पहले भोजन बना, ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, ऑक्सीजन बनी, तो कोशिकाओं में संगठनात्मक वृद्धि हुई, कोशिका का विकास हुआ। फिर उनसे यूकैरियोटिक कोशिकाएं बनी, फिर एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव भी हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव भी हैं, फिर बहुकोशिकीय जीव हुए, कोशिकाएं संगठित हुई, बहुकोशिकीय जीव बने, बहुकोशिकीय जीवों की प्रजातियां आज भी हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीवों की प्रजातियां आज भी हैं।
फिर उनका संगठन हुआ, अंग स्तर तक के प्राणी बने, फिर अंगतंत्र स्तर के प्राणी बने। तो इस तरह अलग अलग तरह के संगठन के जीव आज भी प्रकृति में पाए जाते हैं। ये जो प्रकृति है, ये पृथ्वी है, जीवों का अथाह सागर है। जीव इतने हैं, कोई अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है। बायो का कोई लिमिटेड सिलेबस नहीं है। जैसा आप देखोगे बेटा कि केमिस्ट्री का लिमिटेड सिलेबस होता है, लेकिन बायो का कोई लिमिटेड सिलेबस नहीं है। इतनी प्रजातियां हैं, आज भी 20 से 30% जीवों की प्रजातियां ही ज्ञात हैं, जिनको वैज्ञानिकों ने वर्गीकृत किया है, जिनको पढ़ा है, जिनको जाना है। आज भी 70 से 80% जीवों की प्रजातियां अज्ञात हैं, जिनका न तो आज तक नामकरण हुआ है। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो आज तक जिनका न तो नामकरण हुआ है, न उनके लक्षणों का ज्ञान हुआ है, अभी तक वो अज्ञात हैं। तो धीरे धीरे वो नामकरण चल रहा है। जिस तरीके से हम जानते हैं ICBN, ICZN नामकरण करती हैं, IUCN की दो बड़ी संस्थाएं हैं, ठीक है। तो जीव, इतने जीव हैं कि जीवों का कोई अंत नहीं है। इतनी प्रजातियां, बहुत सी प्रजातियां लुप्त हो गई, बहुत सी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर है, बहुत सी प्रजातियां नई उत्पन्न हो गई। तो पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पर किस तरह की प्रजातियां जीवों की पाई जाती है, एक साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट हर जगह अध्ययन नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा आवास देखिए क्या है, जलीय आवास है। सबसे बड़ा जलीय आवास है। कितने जीवों की प्रजाति होगी जलीय आवास में? हम जानते हैं कि 71% जल है, 70% जल नदी नाले तालाब महासागरों में समुद्रों में है। वहाँ कितने जीवों की प्रजातियाँ हैं? क्या कोई हर साइंटिस्ट जो है वो जलीय आवास में सारी जीवों की प्रजातियों का अध्ययन कर सकता है? तो प्रकृति जीवों का एक अथाह सागर है, ठीक है। तो वो जीव बने किससे? कोशिका से। अब कोशिकाओं को संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाना संभव हुआ कि जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, प्रोकैरियोटिक होती हैं और यूकैरियोटिक होती हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं और किस तरह की कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं। तो देखिए बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, वो एक तो सबसे पहली कोशिकाएं हैं प्राचीन कोशिकाएं, प्राचीन कोशिकाएं, ठीक है, जो सबसे पहले बनी। उनमें एक उनके अंदर विकसित कोशिकांग नहीं होते हैं, जैसे कोशिकांग हमारी कोशिका में होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं, ऐसे दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग नहीं होते हैं। तो एक हम कोशिका का चित्र बनाते हैं। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके ऊपर जो आवरण होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आवरण होता है उसमें त्रिस्तरीय आवरण होता है। एक देखिए बेटा, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं के चारों ओर होती है। ये कोशिका झिल्ली है, इसके चारों ओर कोशिका भित्ति, ये दूसरा आवरण कोशिका भित्ति है। ये कोशिका भित्ति हो गई, ठीक है। कोशिका भित्ति, इसको मोटा आवरण बना देते हैं। ये एक मोटा आवरण है, कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है कोशिका भित्ति? इसका भी कारण है। इसलिए पाई जाती है बेटा कि जो सबसे पहली कोशिका बनी उस समय पृथ्वी का तापमान 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड था। धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान में कमी आई, वैसे वैसे जीवों की उत्पत्ति हुई, जीवों की प्रजातियां बनी। तो पहली कोशिका जो आज भी पाई जाती है, ऐसी कोशिकाएं होती है जो 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सहन करने की क्षमता रखती हैं। तो ऐसी कोशिका जिसके चारों मोटी कोशिका भित्ति होती है। फिर देखिए, कुछ कोशिकाएं ऐसी भी हैं जिनमें तीसरा आवरण भी होता है, जो ज़्यादा तापमान सहन करने की क्षमता रखती है। उनमें एक तीसरा आवरण भी होता है, वो आवरण कैप्सूल या संपुटिका का आवरण होता है। ये तीसरा आवरण, और तीसरा आवरण सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है, इसलिए हम इसको इस तरीके से बनाते हैं। देखिए, ये तीसरा आवरण है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें ये 3 आवरण होते हैं, 3 झिल्लियां होती हैं। पहली जो झिल्ली है वो संपुटिका है, संपुटिका, संपुटिका लेयर, या इसको हम कैप्सूल लेयर भी बोलते हैं, कैप्सूल लेयर।
ये जो संपुटी का लेयर होती है ये म्यूरिन की होती है। म्यूरिन एक कार्बनिक पदार्थ है। म्यूरिन किसकी होती है? म्यूरिन की होती है। ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, ये उन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है जो रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। जैसे टीबी का बैक्टीरिया है, ट्यूबरोकुलोसिस बैक्टीरिया है, टाइफाइड का बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया रोग उत्पन्न करता है। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाते हैं तो न तो इनको एमाइलेज मार पाता है, न लाइसोजाइम मार पाता है, न इनको WBC मार पाती है, न HCl मार पाता है। ठीक है, एंटीबॉडी भी इनको नष्ट नहीं कर पाते हैं ऐसे जीवाणु, तो वो निश्चित रोग उत्पन्न करेंगे। तो रोग उत्पन्न क्यों करेंगे, क्यों नहीं मार पाते हैं? क्योंकि संपुटिका का आवरण होता है, इसलिए ये जीवित रहते हैं, प्रजनन करते हैं, ग्रोथ करते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। तो इनके लिए फिर एंटीबायोटिक यूज में ली जाती है, काफ़ी समय तक एंटीबायोटिक यूज में लेते हैं, तब जाकर ऐसे बैक्टीरिया मरते हैं। तो संपुटिका का आवरण जो रोगजनक रोगाणु होते हैं उनमें उपस्थित होता है। तो कुछ रोगजनक रोगाणु संपुटिका का आवरण लिए हुए होते हैं, कठोर आवरण है। ये दूसरा जो आवरण था ये है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति आप देखोगे आगे, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में भी होती है, कोशिका भित्ति कवक कोशिकाओं में भी होती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, कवक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। संपुटिका का आवरण केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही होता है और किसी कोशिका में नहीं होता। प्रत्येक कोशिका के अंदर एक जो आंतरिक आवरण होता है, प्रारंभिक आवरण होता है, उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, देखिए ये तो बाउंड्री है, बिना बाउंड्री के हम किसी कमरे की कल्पना नहीं कर सकते। बिना बाउंड्री के हम किसी कमरे की कल्पना कर सकते हैं क्या? तो कोशिका की जो बाउंड्री है, मेन बाउंड्री, वो कोशिका झिल्ली है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा, प्लाज्मा झिल्ली, और भी कई नाम है इसके। तो कोशिका झिल्ली वो झिल्ली है जो प्रत्येक कोशिका के चारों ओर पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली एक बाउंड्री हो गई, प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली बेटा किसकी बनी होती है? कमेंट करके बताइए एक बार, किसकी बनी होती है बेटा कोशिका झिल्ली? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली बेटा कोशिका झिल्ली बेटा किसकी बनी होती है? एनीवन? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है बेटा कोशिका झिल्ली। लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, जिसे लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। लिपोप्रोटीन सम्मिलित रूप से लिपिड और प्रोटीन को कहा जाता है। तो प्रत्येक कोशिका की कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और कोशिका झिल्ली वो संरचना है जो प्रत्येक कोशिका के चारों ओर पाई जाती है। कोशिका भित्ति प्रत्येक कोशिका के चारों ओर नहीं होती है, जैसे बताया जंतु कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होती है। संपुटिका भी प्रत्येक कोशिका के चारों ओर नहीं होती, केवल कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही संपुटिका का आवरण होता है जो म्यूरिन का होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकन की होती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकन की होती है। कवक कोशिका की कोशिका भित्ति काइटिन की होती है। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की होती है। ठीक है, मोस्टली सेलुलोज की होती है 70%, लेकिन उसमें हेमीसेलुलोज और पेक्टिन भी होता है जिसे पेक्टोसेलुलोज कहते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे जब इनके बारे में अलग अलग हम पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली एक चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति को हम एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे अलग अलग कोशिकाओं की कोशिका भित्ति की संरचना किस तरह की होती है। चलिए, तो ये 3 आवरण हो गए, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। पहला संपुटिका, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा कोशिका झिल्ली। अब अंदर चलते हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो ये कोशिका झिल्ली होती है ये अंदर की ओर इस तरीके से वलन बना लेती है, ऐसे वलन बनाती है। ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये ऐसे इस तरीके से ये वलन बनाती है।
इस तरीके से इसमें ये अंदर की ओर वलन फोल्डिंग, इस तरह कीप के जैसे वलन भी हो जाते हैं, बेलनाकार वलन भी हो जाते हैं, इस तरीके से वलन बनाती है। ये वलन है। वलन मतलब अंदर की ओर फोल्डिंग, कोशिका द्रव की ओर फोल्डिंग बनती है। इन वलनों को बोलते हैं मीजोसोम, इनको बोलेंगे मीजोसोम, मीजोसोम। मीजोसोम भी कहते हैं बेटा, मीजोकाय भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा। मीजोसोम केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में होते हैं और किसी कोशिका में नहीं होते। यूकैरियोटिक कोशिका में मीजोसोम नहीं पाए जाते। मीजोसोम जो होते हैं इस कोशिका के अंदर, वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, तो जिसमें श्वसन क्रिया पूरी होती है। तो वो पावर हाउस इसमें नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। इसमें ये मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करते हैं। ये अंतर्वलन है, कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन है, जो अंदर की ओर कोशिका द्रव की ओर पाए जाते हैं। अब ये मीजोसोम हो गया। अब इसका आनुवांशिक पदार्थ देखते हैं। इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है, ये इसका आनुवांशिक पदार्थ है। ऐसे बिखरा हुआ रहता है, फैला हुआ रहता है एक साइड में, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक नहीं है, संगठित केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। हम जानते हैं केंद्रक के अंदर ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो आनुवांशिक पदार्थ बिखरा हुआ है, संगठित केंद्रक इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर एक लिक्विफाइड केंद्रक है, द्रवित केंद्रक है। तो इस जो केंद्रक को, जो इसका आनुवांशिक पदार्थ है, इसको बोलते हैं केंद्रकाभ। केंद्रकाभ, केंद्रकाभ को न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है, न्यूक्लियोइड। तो बेटा यहाँ पर दोनों शब्द बताए जाएंगे बेटा, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी, ठीक है। साक्षी बेटा हम हिंदी के भी देखो शब्द मेनली हिंदी के ही लिखे हैं, ठीक है। तो कहा जाता है न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है, न्यूक्लियोइड उसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं केंद्रकाभ। केंद्रकाभ क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। अब देखिए बेटा, इसके अंदर एक वर्तुल डीएनए होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वर्तुल डीएनए। एनी वन स्टूडेंट को ये बताएगा कि इस वर्तुल डीएनए को क्या कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो ये मैंने बनाया है वर्तुल डीएनए, वृत्ताकार डीएनए, इसको क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डीएनए है, इसका उपयोग किया जाता है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डीएनए को क्या कहा जाता है? ये डीएनए बेटा प्लाज्मिड है, इसे कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आनुवांशिक अभियांत्रिकी में वाहक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्लाज्मिड का उपयोग वाहक के रूप में करते हैं, यानी जो वांछनीय जीन होते हैं उनको दूसरी कोशिका में, परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है। यहाँ आनुवांशिक पदार्थ ये है, आनुवांशिक पदार्थ केंद्रकाभ है। इसको यदि अपन निकाल लेंगे, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोग में लेंगे, तो इस कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका आनुवांशिक पदार्थ केंद्रकाभ है, ठीक है। ये इसका अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ है, एक्स्ट्रा संरचना है, जिसे कहते हैं प्लाज्मिड। इसको तोड़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तो ये सीधा हो जाता है, यानी रेखीय डीएनए बन जाएगा। अब ये वृत्ताकार डीएनए है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से अगर काटा जाए इसको, तो ये फिर रेखीय डीएनए बन जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। अब देखिए बेटा, इसमें ऐसी संरचनाएं भी होती हैं जिससे ये गमन कर सके। इस तरह के कसाब होते हैं इसमें गमन के लिए, तो ये कसाब है जिससे पानी में एक जगह से दूसरी जगह तैर सके। तैरने के लिए, गमन व संचलन के लिए ये अंग पाए जाते हैं। और देखते हैं बेटा, इसमें राइबोसोम है। देखिए, राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है राइबोसोम। और इसमें जो राइबोसोम होते हैं बेटा 70S होते हैं, 70S राइबोसोम। एस आपको बताएंगे जब राइबोसोम पढ़ेंगे कि राइबोसोम की यूनिट होती है एस, उप इकाई होती है उसकी एस। एक श्वेदबर्ग यूनिट है, साइंटिस्ट का नाम था श्वेदबर्ग। सेडिमेंटेशन के बेस पर उन्होंने यूनिट बनाई थी राइबोसोम की संरचना, जब हम देखेंगे तो 70S यूनिट होती है।
70S राइबोसोम होते हैं, इसकी जो 2 यूनिट होती है, 70S राइबोसोम की 2 यूनिट होती है, वो यूनिट कौन सी होती है? 70S राइबोसोम की बेटा जो 2 यूनिट होती है, उसमें एक यूनिट होती है 50S और एक यूनिट होती है 30S। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 70S राइबोसोम की जो 2 यूनिट होती है वो कौन कौन सी होती हैं। बच्चे ज़्यादातर टोटल करते हैं कि ये टोटल करके देखेंगे कि 50S और 30S कितना हो गया, 80S हो गया, तो ये तो 70S ही है, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी 2 यूनिट हैं, फिक्स है, 50S और 30S। कैसे है वो? RNA की उपस्थिति के आधार पर है कि हम जानते हैं कि जो राइबोसोम होता है उसमें RNA सेडिमेंटेड होता है, उपस्थित होता है, उसके बेस पर ये यूनिट बनाई गई है। तो 70S राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जिसकी 2 यूनिट होती हैं 50S और 30S। अब आगे चलते हैं, राइबोसोम की बात हो गई। गोल्जी का है, इसके अंदर नहीं होता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका इसके अंदर नहीं होती है। संगठित केंद्रक इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। हरित लवक, धुरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग, जिसमें केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लवक हो गया, तीनों इसमें नहीं होते हैं। हाँ, इसके अंदर जो नील हरित शैवालों की प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जो हम कहा कि जो सबसे पहले प्रकृति में बनी, जिसने फोटोसिंथेसिस किया, प्रकाश संश्लेषण किया, जिसने प्रकृति में भोजन का निर्माण किया, जिसने प्रकृति में ऊर्जा, प्रकृति में O2 का निर्माण किया, प्राणवायु ऑक्सीजन बनी, तो ऐसी प्रोकैरियोटिक कोशिका नील हरित शैवाल की कोशिका होती है, जैसे नोस्टॉक, एनाबीना, ओसिलेटोरिया, आप एल्गी के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो इसके अंदर देखिए बेटा, क्लोरोफिल इसके अंदर है। क्या था इसके अंदर? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिसको अपन बोलते हैं पर्णहरित, पर्णहरित, पर्णहरित या क्लोरोफिल, ठीक है, ठीक है, पर्णहरित है। क्या किया इसने? प्रकाश संश्लेषण किया, प्रकृति के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ, भोजन बना, ग्लूकोज बनी और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। अब प्रकृति में जब ऑक्सीजन बन गई, भोजन बन गई, तो कोशिका विकास करेगी, निश्चित है कोशिका विकास करेगी। तो जब विकास हुआ कोशिका का, तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं बनी। कौन सी कोशिकाएं बनी? यूकैरियोटिक कोशिकाएं बनी। तो जो प्रारंभिक कोशिकाएं थी वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी। फिर इसके अंदर ये कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, तो ये बेटा हमने बनाई है नील हरित शैवाल या जीवाणु कोशिका। जीवाणु कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका है। नील हरित शैवाल या जीवाणु की जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना है। आगे हम देखते हैं अब यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को, इसी को अब दोबारा से अपन एक बार रिवाइज करते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना अपन नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे। देखिए बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रकृति में बनने वाली सबसे पहली कोशिका है, जो सबसे पहले बनी। प्रोक का मतलब है प्राचीन, प्रारंभिक कोशिका। प्राचीन या प्रारंभिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी उसमें 3-3 लेयर थी, 3-3 आवरण थे। उसका कारण था कि पृथ्वी का तापमान ज़्यादा था। पृथ्वी का तापमान इतना था कि ऐसी कोशिका ही सर्वाइव कर पाई अपने आप को, जिसमें त्रिस्तरीय आवरण था। तो इसमें जो पहला आवरण था वो संपुटिका का आवरण था, जो म्यूरिन का था। दूसरा आवरण कोशिका भित्ति, जो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकन की थी। तीसरा आवरण जो प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका की बाउंड्री, कोशिका का आवरण, जो लिपोप्रोटीन का यानी लिपिड और प्रोटीन का होता है, ठीक है। फिर इसमें जो अंतर्वलन होते हैं कोशिका झिल्ली के, उनको कहा जाता है मीजोकाय या मीजोसोम, जो कि एक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करते हैं। कोशिका के, प्रोकैरियोटिक कोशिका के पावर हाउस कहलाते हैं। फिर इसके अंदर जो एक महत्वपूर्ण संरचना है वो प्लाज्मिड है, जिसका हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोग करते हैं, जीनों के संवहन में उपयोग करते हैं। वांछनीय जीनों को परपोषी कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, प्लाज्मिड, ठीक है। दूसरा देखिए बेटा, इसके अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम होते हैं, जिनकी 2 उप इकाइयाँ होती हैं 50S और 30S की, ठीक है। इसके अंदर देखिए क्लोरोफिल उपस्थित था। इनके अंदर जो नील हरित शैवाल जो थे स्टार्टिंग में, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस से प्रकाश संश्लेषण किया, उस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पर्णहरित उपस्थित था।
यानी पर्णहरित की उपस्थिति के कारण ही प्रकाश संश्लेषण संभव हुआ। हम जानते हैं पर्णहरित जो होता है वो प्रकाश का अवशोषण करता है, यानी सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा या ग्लूकोज में बदलता है, जिसके कारण इस कोशिका ने फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण किया। ठीक है बेटा। फिर इसके अंदर देखिए इसका जो केंद्रकीय पदार्थ है, इसके अंदर लिक्विफाइड केंद्रक है, यानी संगठित केंद्रक नहीं होता है, असंगठित केंद्रक है। इसका जो केंद्रकीय पदार्थ है उसको केंद्रकाभ कहते हैं। ठीक है। इसका आनुवंशिक पदार्थ केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे कल यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास अटेंड करिए बेटा। आपको जल्दी ही आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, जो भी नोट्स होंगे आपको पीडीएफ में अवेलेबल होंगे। आप उनको देखकर आप नोट्स लिख सकते हो। जब भी हम क्लास लेते हैं तो आप कॉपी पेन लेकर बैठो, अपने डायग्राम बनाओ, तो जिससे कि आपको क्लास के साथ साथ आपको डायग्राम की प्रैक्टिस भी हो, और हर बात हर टॉपिक को लिखोगे, जितना लिखोगे जितना जानोगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में एकदम से वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्लास देखेंगे हम जूलॉजी की आफ्टर 10 मिनट। ठीक है बेटा।